वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 391 है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हो गई है 14 जून 2020 और 4 अक्टूबर को जो है एग्ज़ाम डेट है। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 391 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? जलवायु परिवर्तन एवं भूमंडलीय ऊष्मन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं? पेयजल उपलब्धता में कमी, समुद्री अम्लीकरण, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या। कर सकते नहीं है, कर रहे हैं, ये सब कुछ तो हो रहा है। सारे के सारे करेक्ट डी है इसका आंसर। तो जलवायु परिवर्तन एवं भूमंडलीय ऊष्मन भारत में पेयजल उपलब्धता में कमी, समुद्री लवणता या अम्लता और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। और देखिए, UNFCCC के अंतर्गत ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने के उद्देश्य से भारत ने 22 अप्रैल 2016 को पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और भारत में जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में जारी की गई। ये चीज़ें भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय नाभिकीय मिशन जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत 8 जो राष्ट्रीय मिशन है ना, उनमें शामिल है। दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन को 24 अगस्त 2009 को प्रधानमंत्री परिषद द्वारा मंजूरी दी गई। देखिए, जलवायु परिवर्तन के लिए जो भारत के राष्ट्रीय कार्य योजना के जो 8 मिशन है, उसमें राष्ट्रीय नाभिकीय मिशन जो है वो शामिल नहीं है। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन को 24 अगस्त 2009 को प्रधानमंत्री परिषद द्वारा मंजूरी दी गई। दूसरा वाला करेक्ट है। तो इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय कार्य योजना में भारत के कौन से जो हैं 8 मिशन हैं जलवायु परिवर्तन के लिए, उनको देख लेते हैं। उनको याद रखिए बिल्कुल टिप ऑफ द टंग। तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन है, राष्ट्रीय जल मिशन है, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन है, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन है, हिमालय परितंत्र को टिकाऊ बनाने हेतु राष्ट्रीय मिशन है, राष्ट्रीय हरित मिशन है और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन है और राष्ट्रीय जलवायु मिशन है। ये 8 के 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मेंस के लिए भी याद रखिए, प्रीलिम्स के लिए भी याद रखिए। और बात करें राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन की, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है, एक राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, इसको 24 अगस्त 2009 को प्रधानमंत्री परिषद ने मंजूरी दी और इसका उद्देश्य है अनुकूल विनियामक और नीति व्यवस्था बनाकर ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार को मजबूत करना। तो जो 8 मिशन है, ये अलग अलग डेट में जो है इनको ऐड किया गया है, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, कार्बन सिंक सहित पारितंत्र सेवाओं को बढ़ाने के लिए 20 फरवरी 2014 को राष्ट्रीय हरित भारत मिशन को मंजूरी दी गई। और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत वर्ष 2022 तक सौर ऊर्जा के लक्ष्य को 20,000 मेगावाट से बढ़ाकर 1 लाख मेगावाट तक कर दिया गया है। देखिए, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्बन सिंक सहित पारितंत्र सेवाओं को बढ़ाने के लिए 20 फरवरी 2014 को राष्ट्रीय हरित भारत मिशन को मंजूरी दी गई। और दूसरा भी करेक्ट है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के अंतर्गत वर्ष 2022 तक सौर ऊर्जा लक्ष्य की जो प्राप्ति है 20,000 मेगावाट से बढ़ाकर कर दी गई है 1 लाख मेगावाट। सी है इसका आंसर। तो उपरोक्त दोनों के दोनों करेक्ट हैं। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन को जनवरी 2010 में शुरू किया गया और इस मिशन का उद्देश्य है वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का सृजन रखा गया था पहले, जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 1 लाख मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीतिक ज्ञान मिशन के संदर्भ में के जो उद्देश्य हैं उनके बारे में विचार करना है। अब देखिए, यह मिशन जो है, यह कौन सा, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीति ज्ञान मिशन। यह मिशन जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं में उच्च गुणवत्ता और अनुसंधान के लिए धन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
और दूसरा स्टेटमेंट है, यह देश के विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों की जलवायु संबंधित शैक्षिक और वैज्ञानिक अनुसंधान संरचनाओं की स्थापना में सहायता करेगा। देखिए बिल्कुल ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। नीचे देख लिया कीजिए कि सही पूछा है या सही नहीं है पूछा है, तो पढ़ लीजिएगा उसको एक बार और। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हिमालय तंत्र को टिकाऊ बनाने हेतु राष्ट्रीय मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मिशन को वर्ष 2014 में शुरू किया गया और यह जो मिशन है हिमालय के हिमनदों और पर्वतीय पाईतंत्र को बनाए रखने और उनकी सुरक्षा हेतु प्रबंध के उपाय विकसित करने के लिए शुरू किया गया। और इस मिशन के अंतर्गत वन भूमि की सुरक्षा और इसमें बढ़ोतरी हेतु सामुदायिक संगठनों और पंचायतों को प्रोत्साहन देकर इन पारीतंत्रों के सामुदायिक प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाएगा। ये राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन के लिए जो राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 मिशन है ना, उसमें शामिल है ना ये हिमालय तंत्र को टिकाऊ बनाने हेतु जो राष्ट्रीय मिशन है। करेक्ट है, 2014 में इसको ऐड किया गया और दूसरा तीसरा सारे करेक्ट हैं, डी है इसका उत्तर। तो उपरोक्त सारे के सारे करेक्ट हैं। हिमालय पाईतंत्र को टिकाऊ बनाने हेतु राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत जो 28 फरवरी 2014 को हुई थी और यह जो मिशन है हिमालय के हिमनदों और पर्वतीय पाईतंत्र को बनाए रखने और उनकी सुरक्षा हेतु प्रबंध के उपाय विकसित करने हेतु शुरू किया गया। और इस मिशन के अंतर्गत वन भूमि की सुरक्षा और इसमें बढ़ोतरी हेतु सामुदायिक संगठनों और पंचायतों को प्रोत्साहन देकर इन पारीतंत्रों के सामुदायिक प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। राष्ट्रीय जल मिशन के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए राष्ट्रीय जल मिशन को भारत सरकार द्वारा 6 अप्रैल 2011 को मंजूरी दी गई और इस मिशन के अंतर्गत जल संरक्षण व वर्तमान सिंचाई प्रणाली की कुशलता को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दूसरा वाला तो करेक्ट है, 2011 में दी गई क्या मंजूरी, पहला वाला भी करेक्ट है, सी है इसका उत्तर। तो उपरोक्त दोनों के दोनों करेक्ट हैं। राष्ट्रीय जल मिशन को भारत सरकार द्वारा 6 अप्रैल 2011 को मंजूरी दी गई और इसके अंतर्गत जल संरक्षण व वर्तमान सिंचाई प्रणाली की कुशलता को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और सिंचाई प्रणाली की कुशलता को बेहतर करने के लिए वाटर न्यूट्रल अथवा वाटर पॉजिटिव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, भूमिगत जल स्रोतों को रिचार्ज करने एवं बड़े स्तर के जो सिंचाई कार्यक्रम है उनको प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन ढांचा तैयार करने का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है। अब जो सिंचाई कार्यक्रम है उसमें कौन सी सिंचाई आनी चाहिए, छिड़काव, ड्रिप सिंचाई और नाली सिंचाई, ताकि जल का जो है कम वेस्टेज हो और पर्याप्त पानी पेड़ की मात्रा या पौधे की मात्रा के आधार पर उसको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत की ग्रामीण विद्युतीकरण नीति की शुरुआत 2006 में की गई और भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें से 100 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन पवन ऊर्जा आधारित होगा। देखिए पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है। पवन ऊर्जा आधारित जो लक्ष्य रखा गया है वो 60 गीगावाट है। 100 गीगावाट जो है वो सौर ऊर्जा आधारित रखा गया है। तो सेकंड वाले को एलिमिनेट कर दीजिए, केवल एक हो जाएगा इसका आंसर। तो कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें से जो 100 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन है वो सौर ऊर्जा आधारित होगा, न कि पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा से कितना है 60 गीगावाट और सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट। और जैव भार से कितना रखा गया, बायोमास से 10 गीगावाट और लघु मतलब जो छोटे जल विद्युत हैं उनसे कितना रखा गया 5 गीगावाट। तो ये ऊर्जा के नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय स्रोत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उनकी लिस्ट बनाकर बहुत बार रिवीजन करवाया है, बहुत बार अलग अलग प्रकार से उस पर क्वेश्चन बनाया गया है। जैसे कि कोयला जो है वो क्या है, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। नवीकरणीय गैर नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, जल गया तो जल गया, पेट्रोलियम जल गया तो जल गया, डीजल जल गया तो जल गया, प्राकृतिक गैस गई तो गई, एलपीजी गई तो गई। और नवीकरणीय क्या है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, एनर्जी ऑफ बायोमास, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब जो है नवीकरणीय हैं, याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए भाई। सूची 1 में नीति है, सूची 2 में है नीति निर्माण का वर्ष।
समन्वित ऊर्जा नीति के सामने 2006 लिखा है। नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा नीति के सामने 2005 लिखा है। भारतीय सौर ऋण योजना के सामने 2003 और बचत लैंप योजना के सामने 2009। अब बताइए उपरोक्त में से कौन से जो हैं वो सही सुमेलित हैं इनमें से। देखिए जो समन्वित ऊर्जा नीति आई वो 2006 में आई, करेक्ट है। नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2005 में। भारतीय सौर ऋण योजना जो आई वो 2003 में आई और बचत लैंप योजना भी 2009 में आई। तो सारे के सारे सुमेलित हैं, डी है इसका आंसर। तो समन्वित ऊर्जा नीति 2006, नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2005, भारतीय सौर ऋण योजना 2003 और बचत लैंप योजना 2009। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, सुमेलित हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा असत्य है इस बार। तो यहाँ देखना बहुत ज़रूरी है वरना 1/3 चला जाएगा। तो देखिए, सौर संरक्षण भवन संहिता भारत सरकार द्वारा मई 2007 को नए व्यावसायिक भवनों हेतु उनकी अवस्थिति एवं उनके जलवायु जोन के आधार पर भवनों की ऊर्जा मांग को न्यूनतम करने हेतु लागू की गई और हरित भवन का पारिस्थितिक संतुलन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। देखिए दूसरा वाला गलत है। विपरीत प्रभाव क्यों पड़ेगा हरित भवन का पारिस्थितिक तंत्र पर? असत्य हमको ढूंढना है फिलहाल, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि 2 गलत है ना। तो हरित भवन का पारिस्थितिकीय संतुलन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि से स्वयं की ऊर्जा का निर्माण करते हैं, इसलिए गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। एक हरित भवन नेवल शून्य मतलब नेट ज़ीरो या कम कार्बन फुटप्रिंट उत्पादित करता है या अन्य हानिकारक उत्सर्जन में कटौती करता है। तो नुकसानदायक नहीं है, वो लाभदायक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, हरित भवन में नवीकरणीय स्रोतों सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है किंतु बायोमास ऊर्जा का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा स्टेटमेंट है, ग्रह एक रेटिंग तंत्र है जिसका उद्देश्य ग्रीन बिल्डिंग डिज़ाइन करने में मदद करना है और ग्रह हरित भवन के पूरे जीवन चक्र के पर्यावरणीय निष्पादन का मूल्यांकन करता है। देखिए तीसरा करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है क्योंकि हरित भवन में नवीकरणीय स्रोतों सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का प्रयोग तो किया जाता है, साथ ही बायोमास का प्रयोग भी किया जाता है। ये भी तो नवीकरणीय ही है, कोयला, डीजल, पेट्रोल थोड़ी है जो गलत हो जाएगा पहला वाला स्टेटमेंट। तो फर्स्ट को एलिमिनेट करिए, चूँकि थर्ड भी करेक्ट है तो ये भी नहीं हो सकता, पहला इनकरेक्ट है तो ये नहीं होगा, केवल 2 और 3 हो जाएगा इसका। तो देखिए, हरित भवन में परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों में कमी लाकर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों और पवन तथा बायोमास के प्रयोग से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ये सौर है, सौर और नहीं है। सौर पवन बायोमास के प्रयोग से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। दिन के प्रकाश का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खिड़कियों का निर्माण किया जाता है, इसलिए गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, बायोमास भी है। अब देखिए, ग्रह की अगर फुल फॉर्म देखें तो समन्वित आवास मूल्यांकन हेतु हरित रेटिंग ग्रह मतलब ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटाट असेसमेंट। क्या है? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटाट असेसमेंट। हैबिटाट का मतलब होता है आवास। अब देखिए, जो ग्रह है भारत का एक रेटिंग तंत्र है, एक राष्ट्रीय रेटिंग तंत्र है। यह अपशिष्ट एवं संपूर्ण पारिस्थितिकी प्रभाव के न्यूनीकरण का प्रयास करता है, कुछ राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य सीमा के तहत या एक बेंचमार्क के तहत। इसका उद्देश्य जो है ग्रीन बिल्डिंग डिज़ाइन करने में मदद करना तथा दक्ष संसाधन उपयोग एवं संसाधन क्षमता का संवर्धन कर भवन में रहने वाले लोगों को बेहतर जीवन गुणवत्ता प्रदान करना है। ग्रह ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटाट असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। ग्रीन इंडिया बिल्डिंग काउंसिल, क्या ग्रीन इंडिया बिल्डिंग काउंसिल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, ग्रीन इंडिया बिल्डिंग काउंसिल की जो स्थापना है 2001 में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा की गई थी और यह जो काउंसिल है वो ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रोग्राम, सर्टिफिकेशन सेवाएं एवं ग्रीन बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रदान करता है।
कौन सा करेक्ट है? केवल ये या ये और ये दोनों, या ना तो ये ना तो ये? देखिए दोनों के दोनों करेक्ट हैं, पहला भी दूसरा भी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बोथ आर करेक्ट। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की स्थापना 2001 में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा की गई थी। यह जो काउंसिल है विभिन्न सेवाएं जिनमें नए ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रोग्राम, सर्टिफिकेशन सेवाएं एवं ग्रीन बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम शामिल हैं, प्रदान करता है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस भी आयोजित करता है, जो कि हरित भवनों पर वार्षिक कार्यक्रम है। अलग से पूछा जा सकता है कि ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस प्रत्येक वर्ष कौन आयोजित करता है, तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। अंतर्राष्ट्रीय हरित भवन रेटिंग सिस्टम संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा निर्मित है, ये भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय हरित भवन रेटिंग सिस्टम संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा निर्मित है। तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के क्लाइमेट चेंज से संबंधित, जलवायु परिवर्तन की अवधारणा से संबंधित ये 11 प्रश्न थे। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा, कम से कम 1 से 3 बार, तभी कंठस्थ होगा। देखिए जितने भी टेस्ट नए नए आ रहे हैं, जैसे कि 391 टेस्ट है, तो पीछे से भी रिवीजन रखिए। बार बार 1 से स्टार्ट हो जाइए, कभी 100 से स्टार्ट हो जाइए, कभी 200 से स्टार्ट हो जाइए। इस तरह से याद रखिए, वरना पीछे का जो है वो भूलते चले जाओगे। धन्यवाद।